हाय व्यूअर्स, हमारा आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पर दो टर्म यूज हुई हैं, एक है कैश और दूसरा है फ्लो। हम लोग कैश के बारे में जानते हैं, कैश मीन्स पैसा, बट यहाँ कैश का मतलब है सिर्फ कैश इन हैंड नहीं लेंगे। यहाँ कैश में वो आइटम्स भी इंक्लूड होंगी जो रेडी टू कैश होती हैं, जिनको हम कैश इक्विवेलेंट कहते हैं। ये कैश तो नहीं होती बट कैश की तरह यूज होती हैं, जैसे कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नॉट ऑल सिक्योरिटीज, जस्ट मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इनको हम किसी भी मोमेंट सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ कैश में 3 आइटम्स इंक्लूड होंगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और फ्लो मीन्स चेंजेस। अब हम ये कह सकते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें कैश फ्लो के बारे में बताती हैं। मीन्स कैश में क्या चेंजेस आई, इन सब को हम इस स्टेटमेंट में डिस्कस करते हैं। अब इन चेंजेस को देखने के लिए नॉर्मली हमारे पास 2 फिगर्स अवेलेबल होती हैं, यानी प्रीवियस ईयर वैल्यू एंड करंट ईयर वैल्यू, जिससे हम इसमें चेंजेस फाइंड करते हैं। सपोज प्लांट की वैल्यू ईयर के स्टार्ट में 1 लाख थी और ईयर एंड पे उसकी वैल्यू 1,50,000 हो गई। यहाँ पर प्लांट 50,000 से इंक्रीज हो गया है। इस स्टेटमेंट में हमने 1 लाख की एंट्री करेंगे और ना ही 1,50,000 की। इस स्टेटमेंट में जस्ट हम देखेंगे कि दोनों फिगर्स में डिफरेंस क्या है। जो यहाँ है 50,000 और प्लांट की वैल्यू इंक्रीज हुई है, इट मीन्स बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। कैश के 2 फ्लोज होते हैं, या तो कैश इंक्रीज होगा या तो कैश डिक्रीज होगा। हम इन दोनों चेंजेस को इस स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। कैश फ्लो को कैलकुलेट करने के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। हम यहाँ इनडायरेक्ट मेथड को डिस्कस करेंगे। अब अगर इसके फॉर्मेट की बात की जाए तो यहाँ वैल्यूज के 2 कॉलम्स बनते हैं। एक कॉलम में कैश की सारी चेंजेस रिकॉर्ड की जाती हैं और दूसरे कॉलम में उसका टोटल शो किया जाता है। अगर कैश प्लस में होगा तो ऐड कर देंगे और अगर कैश नेगेटिव में होगा तो उसको माइनस कर देंगे। यहाँ हम कैश ट्रांजैक्शंस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सेकेंड ग्रुप है उसको हम कहते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसके बाद जो थर्ड ग्रुप है उसको कहते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस के कैश में जितनी भी चेंजेस आती हैं इन 3 ग्रुप्स में एंटर की जाती हैं। इसके बाद हमारा फाइनल आंसर निकलता है। और यहाँ यूनिक चीज ये है कि हमें फाइनल आंसर का पहले ही पता होता है। सपोज लास्ट ईयर में हमारे पास 1 लाख रुपए थे और करंट ईयर के एंड में हमारे पास 1,50,000 थे। अब हमें पता है कि पूरे साल कैश में 50,000 की चेंजेस आई। देखिए, हमें आंसर पहले ही पता है। अब हमने पता करना है कि ये चेंजेस कौन कौन से ग्रुप में से आई हैं। मे बी हमने कोई मशीनरी परचेज की हो, कोई रेंट पे किया हो, कोई प्लांट सेल किया हो, कहीं से डिविडेंड आया हो। अब हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ 11,000 और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखती हूँ 15,000। अब यहाँ पे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा? 4,000। यहाँ हो सकता है कि 3,000 की चेंजेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आई हो, 500 की चेंजेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आई हो और 500 की चेंजेस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आई हो। कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। हमें आंसर पहले ही पता है, बस हमने इस स्टेटमेंट को फिल करना है। जो ट्रांजैक्शंस ऑपरेशन से रिलेटेड होंगी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाएंगी और जो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड होंगी वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी और जो फाइनेंस से रिलेटेड होगी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएंगी। अब हम इन सब एक्टिविटीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैं एक बिजनेस स्टार्ट करती हूँ और मेरा मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। उसके लिए मैं सेल्स परचेज करूंगी, ऑफिस रन करूंगी, सैलरीज पे करूंगी, बिल्डिंग का रेंट पे करूंगी, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस बियर करूंगी।
अब ये सब एक्टिविटीज जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती हैं। इसमें पैसा आएगा भी और जाएगा भी। इन सब को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ एक और पॉइंट बनता है कि जब मैंने बिजनेस रन करना है तो मुझे मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। मीन्स मुझे फिक्स एसेट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे फर्नीचर चाहिए, ऑफिस बिल्डिंग चाहिए। मेरा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है और विदाउट फिक्स्ड एसेट ये पॉसिबल नहीं है। मतलब मुझे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ रन करने के लिए पहले फिक्स्ड एसेट चाहिए, यानी मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, यानी मशीनरी परचेज करना या सेल करना, फर्नीचर परचेज करना या सेल करना, ये सब ट्रांजैक्शंस यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। अब इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? कैश। मतलब हमें फाइनेंस चाहिए। अगर फाइनेंस ही नहीं होगा तो हम इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे होगा? इट मीन्स हमें सबसे पहले फाइनेंस चाहिए, फिर उससे इन्वेस्टमेंट होगी, और जब इन्वेस्टमेंट हो जाएगी तो बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जाएंगी। इसलिए हम सबसे पहले फाइनेंशियल एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि कंपनी में फाइनेंस कहाँ कहाँ से आ सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं? हम शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। अगर इन 3 पॉइंट से पैसा आ रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और अगर पैसा जा रहा है तो हम माइनस कर देंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इशू शेयर्स और डिबेंचर्स। अब शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करने के क्या होगा? पैसा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? ऑफ कोर्स पैसा इंक्रीज होगा तो हम इसको प्लस करेंगे। अच्छा, अगर हम लोन लेंगे तो क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे। अच्छा, हम बस पैसे लेते हैं या वापस भी करते हैं? ऑफ कोर्स वापस भी करते हैं। तो अब जब मैं लोन वापस करूंगी तो क्या होगा? डेफिनेटली कैश जाएगा, इसलिए इसको माइनस करेंगे। अगर मैं रिडेम्पशन करूं शेयर या डिबेंचर्स को तो क्या होगा? कैश जाएगा, तो हम इसको माइनस करेंगे। हमने जो लोन लिया था उस पे हमने इंटरेस्ट भी तो पे करना था। अब वो कहाँ जाएगा? यहाँ एक बात याद रखिए, जहां पर मदर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है वहीं पे उसकी चाइल्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। जैसे यहाँ लोन की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है तो इंटरेस्ट ऑन लोन की ट्रांजैक्शन भी यहीं रिकॉर्ड होगी, और जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा? कैश जाएगा, तो यहाँ इंटरेस्ट पेड माइनस होगा। हमने शेयर्स इशू किए, अब हमने उस शेयर्स के डिविडेंड भी पे करने हैं, तो सेम वही रूल जहां पर अप्लाई होगा। जैसे मदर ट्रांजैक्शन होगी वहीं पे चाइल्ड ट्रांजैक्शन होगी। इट मींस डिविडेंड भी यही आएगा फाइनेंशियल एक्टिविटीज में। अब जब डिविडेंड पे होगा तो पैसा जाएगा, इसलिए हम डिविडेंड पेड को माइनस करेंगे। अच्छा, ये जो 2 टाइप्स हैं, इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, इनको मैं स्टार्ट मार्क करती हूँ। इन पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। इस सेक्शन में बस लोन, शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आती हैं। अगर पैसा इंक्रीज हो तो प्लस कर दो, और अगर डिक्रीज हो तो माइनस कर दो। अब इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज से जो पैसा कलेक्ट होगा उससे हम फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, मशीनरी परचेज करेंगे, बिल्डिंग परचेज करेंगे, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब जब हम फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो कैश में कुछ मूवमेंट होगी, और हम उस मूवमेंट को यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करते हैं। अब कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट। ऐसा करने से क्या होगा? कैश डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इसको माइनस करेंगे। अब अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर देंगे तो फिर क्या होगा? कंपनी में कैश इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। अगर हमने इन्वेस्टमेंट की होगी कहीं पर तो हमें वहां से इंटरेस्ट भी कलेक्ट होगा, तो वो कहाँ जाएगा?
वही रूल जहां मदर ट्रांजैक्शन वही चाइल्ड ट्रांजैक्शन, मतलब इंटरेस्ट रिसीव भी यहाँ रिकॉर्ड होगा और इससे कंपनी में पैसा आएगा, इसलिए हम इसको प्लस करेंगे। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी और इससे क्या होगा, पैसा जाएगा, इसलिए ये माइनस होंगी। और जब इन कंपनी से डिविडेंड रिसीव होगा तो वो भी यही रिकॉर्ड होगा और इससे पैसा इंक्रीज होगा, तो हम इसको ऐड करेंगे। अगर हमने कोई बिल्डिंग परचेज की है और उसको रेंट पे दे दिया है, अब क्या होगा, जब बिल्डिंग परचेज करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा और हम इसको माइनस करेंगे, और जब उस बिल्डिंग से रेंट आएगा तो फिर क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा, तो हम रेंट रिसीव्ड को प्लस करेंगे। अब बाकी क्या रह गया है, अगर हम बैलेंस शीट को देखते हैं तो उसमें लायबिलिटीज सेक्शन में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आती हैं, करंट लायबिलिटीज आती हैं और रिजर्व एंड सरप्लस आता है, और एसेट्स वाली साइड पे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स। अब अगर हम देखें तो फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो होंगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो होंगी। अब बाकी जो कुछ रह गया है, मतलब करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो होंगी। सबसे पहले हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को देखते हैं। हमारे बिजनेस के जितने भी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती हैं वो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज की वजह से होती हैं। जैसे हमने फैक्ट्री रेंट पे करना है तो ये ऑपरेशंस रिलेटेड है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। जब हम किसी को प्रोडक्ट क्रेडिट पे सेल करते हैं तो जो डेटर्स हैं वो करंट एसेट्स से रिलेट करते हैं और सेल्स रिलेट करते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा। अब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने का मेथड देखते हैं। यहाँ हम इनडायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे, जिसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट रिक्वायर्ड होता है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, या जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करते हैं और जो बैलेंस आता है उसमें सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने में होते हैं हम उनको माइनस कर देते हैं। फिर जो बैलेंस बचता है उसको प्रॉफिट कहते हैं। अब ये जो एक्सपेंस होते हैं इनमें कुछ एक्सपेंसेस कैश एक्सपेंसेस होते हैं और कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, इसलिए जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले नॉन कैश एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी प्रॉफिट से माइनस हो चुके हैं उनको रिजर्व करेंगे, मतलब प्रॉफिट में दोबारा ऐड करेंगे। अब हम इसके फॉर्मेट को देखते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट। ये जो टैक्स और इंटरेस्ट है इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, सो फॉरगेट अबाउट इट नाउ। अब हम लिखेंगे एडजस्टमेंट 4, इसमें से नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन। सेकंड आइटम है गुडविल रिटर्न ऑफ। अब देखें कि गुडविल स्टार्ट में 1 लाख थी और ईयर एंड पे 80,000 हो गई। अब कोई बिजनेस अपनी गुडविल को सेल करता है? कभी भी नहीं कर सकता, मगर गुडविल जहां 20,000 से कम हुई है और एक्सपेंसेस में शो हुई है, इट मींस गुडविल राइट ऑफ हुई है और ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। अब आते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने में होते हैं, मगर उसको हम नंबर ऑफ ईयर्स में थोड़े थोड़े करके राइट ऑफ करते हैं। जब ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस में शो होंगे तो समझ जाना कि ये एक्सपेंसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं और अब जस्ट प्रॉफिट को डाउन करने के लिए हैं, इसलिए इसको भी हम ऐड करेंगे। अब इसके बाद आती हैं अंडरराइटिंग कमीशन। जब हम शेयर्स या डिबेंचर्स सेल करते हैं तो हम ब्रोकर को कमीशंस पे करते हैं और ये हम बिजनेस के स्टार्ट में करते हैं, मगर नंबर ऑफ ईयर्स में उसको राइट ऑफ करते हैं, इसलिए यहाँ भी नॉन कैश एक्सपेंस है जो एक्सपेंसेस में शो होगी और इसको हम यहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड करेंगे। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जब ये फर्स्ट टाइम एक्सपेंसेस हुए होंगे तब ये कहाँ रिकॉर्ड हुए होंगे?
ये शेयर्स और डिबेंचर से रिलेटेड है, इसलिए जब ये फर्स्ट टाइम पे किए होंगे तो ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज में रिकॉर्ड किए होंगे। इसके बाद आएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और ये प्लस होगा। इसके बाद आएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और यहाँ भी प्लस होगा। ये भी नॉन कैश एक्सपेंस है बिकॉज ये लॉस हुआ है बिकॉज एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, मगर जितना कैश रिसीव होगा वो कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। इसके बाद आता है इंटरेस्ट पेड। इसको मैं स्टार लगाया है, ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसके बाद आता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये भी नॉन कैश आइटम है और यहाँ पे लेस होगी बिकॉज इस अमाउंट को हमने ऑलरेडी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड किया हुआ है, इसलिए इसका इफेक्ट रिमूव करने के लिए इसको माइनस करेंगे। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। रिजर्व एंड सरप्लस इसमें ट्रांसफर हो गया है। अब पीछे क्या रह गया है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस होंगे बिकॉज इससे कैश जाएगा, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स ऐड होंगे बिकॉज इससे कैश आएगा। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज ऐड होंगी बिकॉज इससे कैश इंक्रीज होगा, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज माइनस होंगी बिकॉज इससे कैश डिक्रीज होगा। एक बात याद रखिएगा, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो उसको कैश पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, और जब एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो उसका कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और जब लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो इसका कैश पे पॉजिटिव इफेक्ट आता है, और जब लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो कैश पे नेगेटिव इफेक्ट आता है। अब जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसके बाद लास्ट आइटम रह गई है और वो है इनकम टैक्स, जो हम इसमें से माइनस करेंगे और जो फाइनल फिगर आएगी वो होगी नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कैश प्लस में आएगा तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर कैश नेगेटिव में आया तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा जाएगा। यही हम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लिखेंगे, या कैश फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्रॉम यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हम इन तीनों एक्टिविटीज की फिगर्स को ऐड करेंगे तो हमारी फाइनल फिगर आ जाएगी, जो होगी इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर कोई सजेशन है तो लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।